नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के एक और राजा के बारे में, जिसका नाम है जहांगीर। इसका शासनकाल रहता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। इससे पहले वाले जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने देखा था अकबर के बारे में, और अकबर की जो राजपूत नीति है, और अकबर ने और कौन कौन से काम किए, कौन कौन से सुधार उसने किए। क्यों अकबर को महान बताया जाता है? क्योंकि उसने वो सुधार जो लागू किए थे ना, उसी वजह से अकबर को महान बताया जाता है। तो अकबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या होता है? सलीम, मोहम्मद सलीम। देखिए, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से शहजादा सलीम जो है वो विद्रोह कर देता है। बार बार वो उसको भेजा जाता है अजमेर, और चला जाता है कहाँ? ये इलाहाबाद। फिर इसे मेवाड़ भेजा जाता है लड़ाई करने के लिए। फिर वापस से कहाँ चला जाता है? इलाहाबाद। इस प्रकार से बार बार वो माफ़ी मांग लेता है, और अकबर इसे माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि अकबर का होता है प्रिय पुत्र। बचपन में से शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, ये सबसे प्यारा था शेख जो सलीम है अकबर का। इसके बारे में कहानी प्रचलित है। वो कहानी ये है कि अकबर जो है उसको कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा था। तो अकबर को ये चिंता थी कि क्या मेरे साथ ही जो ये मुगलिया सल्तनत है वो समाप्त हो जाएगी, मेरा कोई पुत्र होगा ही नहीं। ये चिंता, देखिए अगर किसी को पुत्र वगैरह नहीं होता तो उसे ही ये चिंता होती है। तो जो है वो बहुत पीर बाबाओं के पास जाता है। फाइनली ये जाता है शेख सलीम चिश्ती के पास में, है ना। शेख सलीम चिश्ती सिलसिला मैंने आपको पढ़ाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला सिलसिला, उसी में ये है, उसी सिलसिले से संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती सूफी संत हुआ करते थे। ये देखिए अकबर है, इनके शरण में गया हुआ है कि महाराज अब आप ही उपाय कर सकते हो कुछ, है ना। मेरी सल्तनत जो है उसका कोई तो वारिस हो। तो पर बाद में इनके आशीर्वाद से जो है सलीम पैदा होता है। इसीलिए जो है इनके नाम पर ही सलीम नाम रखा जाता है इसका। और जब ये राजा बनता है तो जहांगीर के नाम से राजा बनता है। ये तो उससे जन्म से संबंधित कहानियाँ हो गई। इसका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही इसका जन्म हुआ था। इसकी जो माता थी वो एक हिंदू राजकुमारी हुआ करती थी। राजा भारमल जो था, जयपुर वाले आमेर वाले जो राजा थे, मैं आपको बता रहा था कल कि भारमल, है ना। इसका एक बार मैं आपको नया पेज लेके बता दूं, थोड़ा सा बढ़िया समझा दूं आपको। राजा भारमल जो है ये आमेर के राजा, और सबसे पहले जो है यही अकबर से संधि करते हैं। अकबर से संधि अगर राजस्थान के राजाओं में है तो भारमल ही करते हैं। भारमल के पुत्र होते हैं भगवंत दास, ठीक है। और भगवंत दास के बेटे होते हैं मान सिंह। ये वही मान सिंह है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और ये मान सिंह जो है यही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के जो सेनापति होते हैं वो यही होते हैं, है ना। तो इनकी बेटी होती है भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी। उसके साथ जो है शादी कर दी जाती है। सॉरी, इसकी माता जो होती है वो होती है मरियम उज्जमानी, है ना। भारमल की पुत्री की शादी तो होती ही है अकबर के साथ में। और अकबर उसे क्या कह के बुलाता था? शेखू बाबा। और 4 वर्ष की अवस्था में ही सलीम जो है उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर दिया गया था। और उसके शिक्षकों में से प्रमुख कौन था? अब्दुल रहीम खाना। और इनको दूसरा नाम इनका क्या है? रहीम दास जी, है ना। रहीम दास जी जो है ना, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो जो ये रहीम दास जी हैं, ये इनके गुरु हुआ करते थे। और ये रहीम दास जी किसके बेटे थे? अब्दुल रहीम खान का ना बैरम खां के पुत्र हुआ करते थे। हैं जी, याद है आपको सब कुछ? ठीक है। फिर जहांगीर का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? भगवान दास जो है उसकी पुत्री मानबाई के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। यानी कि देखिए, भारमल की बेटी होती है मरियम उज्जमानी। मरियम के साथ किसका? अकबर का। फिर भारमल के बेटे भगवान दास की बेटी होती है मानबाई। और मानबाई की शादी किसके साथ कर दी जाती है? जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ शादी किसकी हो जाती है? मानबाई की, है ना। और ये मानबाई मान सिंह जो है इनकी लगती है बुआ। ठीक है, चलें। हाँ जी, अब आ जाते हैं यहाँ। ठीक। फिर शहजादा खुसरो जो था, अब आगे देखेंगे खुसरो के बारे में। तो जो शहजादा खुसरो होता है वो मानबाई का ही बेटा होता है। और जो उसने राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से भी विवाह किया था। तो जो आपको स्टोरीज में बताया जाता है ना, जोधा अकबर, वास्तविकता में जोधा नाम की कोई बीवी या पत्नी थी ही नहीं अकबर की। ये सिर्फ कहानियाँ हैं। गलती हम लोगों से ये हुई है कि अक्सर जो हमने इतिहास है वो कहानियों से
सी का कहानियाँ जो है वो इतिहास नहीं होता है। कहानियाँ कहने के लिए या सुनने के लिए अच्छी लगती है, या आप उसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, परंतु वो जो है इतिहास नहीं होता है। इतिहास और कहानियाँ दोनों अलग अलग होता है। तो सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास नहीं कीजिए, आप किस पे विश्वास कीजिए, इतिहास पर, है ना। तो जोधाबाई जो हुआ करती थी वो जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी, और ये राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता वाले राजा उदय सिंह नहीं है। ये राजा उदय सिंह जो थे ये हुआ करते थे मारवाड़ के राजा, इनको मोटा राजा उदय सिंह भी कहते थे। मोटा राजा उदय सिंह क्यों कहते थे? क्योंकि ये वास्तविकता में मोटे थे, इसलिए इनको मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता था। ठीक है, तो ये जोधाबाई। अगर अब आपको कोई कहे जोधा अकबर, तो आप उसे बताना भैया ये कहानी है जोधा अकबर। जोधा वास्तविकता में अकबर के बेटे जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए शेख सलीम चिश्ती की शरण में आया हुआ है अकबर, एक भिखारी की तरह। ठीक है, क्योंकि बड़े लोगों के सामने सब भिखारी ही हैं। और प्राचीन कालीन इतिहास में भी हमने देखा था कि राजा जो है वो बुद्ध जैसे महान लोग थे, उनके सामने तो नतमस्तक होता ही था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 1601 ईस्वी में जब अकबर दक्षिण में आसिरगढ़ का किला होता है उसको जीतने में व्यस्त रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, शहजादा सलीम जो है ये खुलेआम विद्रोह कर देता है और स्वयं को इलाहाबाद का सम्राट घोषित कर देता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इलाहाबाद चला जाता है बार बार, और इलाहाबाद को का सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है। और इसी के कहने पे, शहजादा सलीम के कहने पे ही अबुल फजल और फैजी, दो भाई थे ना, मैंने बताया फैजी बड़ा भाई होता है अबुल फजल का, और अबुल फजल ने क्या लिखा था, आईन अकबरी या अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो लिखा था किसने? अबुल फजल ने। देखिए मैं एक काम करूँगा, जब ये जो अपना सब कुछ हो जाएगा ना, अब देखिए जहांगीर के बाद में हम थोड़ा सा जहांगीर के बाद में आता है शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब के बारे में जानेंगे, है ना। इस प्रकार से इन राजाओं के बारे में जानने के बाद इनकी आर्ट एंड कल्चर जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे। एनसीईआरटी जो है 12th क्लास की, उसमें एक चैप्टर है पूरा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करा दूंगा। तो उसमें जो है आर्ट एंड कल्चर के भी थोड़ा चीज़ें हैं वो डिस्कस हो जाएगी, और एक ही चैप्टर में यानी एक ही लेक्चर में आपको पूरा मुगल साम्राज्य भी वो समझ में आपको आ जाएगा। और वो समझ में तभी आएगा जब आप एक बार इन सबको जो लेक्चर हैं अलग अलग इनको देख के रखोगे, तब वो एक बड़ा कंसाइज में आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो अबुल फजल जो है इसकी हत्या किसके कहने पर कराई जाती है? यही सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला जो होता है इसकी हत्या कर देता है। जबकि अबुल फजल इसका इतने प्रिय होता है, फिर भी ये अकबर जो इसे माफ़ कर देता है, क्योंकि बेटा बेटा ही होता है, फिर माफ़ी भी मांग ली, और क्षमा करने वाला वैसे ही बड़ा आदमी होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 1604 ईस्वी में शहजादा दानियाल जो है उसकी मौत हो जाती है। दानियाल जो है इसका भाई होता है सलीम का, तो शहजादा दानियाल जो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अकबर जो है वो सलीम जो है अकबर का एकमात्र जीवित पुत्र रह जाता है। इसलिए अब राजा कौन बनेगा? राजा सलीम बनेगा, क्योंकि वही एकमात्र बेटा रह गया अब उसका। इसलिए इसको उत्तराधिकारी बना देता है अकबर सलीम को, कि मेरे बाद में जो है मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, वो होगा शहजादा सलीम। ठीक है, अब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, और उसके बाद में उसके 8वें दिन जो है यानी 3 नवंबर 1605 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के 8वें दिन ये राज्याभिषेक संपन्न करवाता है। और क्या उपाधि धारण करता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह और गाजी, और साथ में तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, और 2-4 किलो नाम और रख लेता थोड़ा सा बड़ा। तो जब मैंने आपको तब भी बताया था कि इनका नाम कोई भी हो, जब जब ये राजा बनते थे तो बड़ी आडंबर पूर्वक उपाधियां धारण करके, नाम धारण करके ये राजा बना करते थे। हर मुस्लिम शासक के साथ हुआ करता था, हालांकि हिंदू शासक भी ऐसा किया करते थे। ठीक है जी, आगे चलें। अब राजा बन गया कौन? राजा बन जाता है जहांगीर। सलीम जो था वो बन गया अब जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजय, जहांगीर, है ना। जहां मतलब विश्व होता है ना, तो जहांगीर मतलब विश्व को विजय करने वाला। ठीक है, अब जब ये राजा बनता है तो वो बहुत सारे बंदियों को मुक्त कर देता है और अपने नाम के सिक्के चलवाता है। अभी भी अपने यहाँ कोई मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य वो करता है। ठीक है, उसने अपनी नीति की घोषणा जो है कहाँ से शुरू कर दी, मतलब अपनी जो नीति की घोषणा के लिए उसने एक कि मैं बड़ा दयालु हूँ और मैं बड़ा न्यायप्रिय हूँ, इसके लिए उसने क्या कर दिया, अपना जो आगरे का किला था उसके शाह बुर्ज और यमुना नदी के किनारे एक पत्थर तक उसने जंजीर जो है, सोने की जंजीर जो है वो स्थापित करवा दी, और उसमें बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी कि अगर किसी को भी दिक्कत हो तो सीधा जो है सम्राट घंटी आके बजाना, इस चेन को खटखटाओगे तो घंटी बजेगी, उसके बाद में क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा और मैं न्याय आपको प्रदान कर पाऊंगा। तो ये सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर जो है, न्याय की जंजीर
ये किसने लगवाई थी, अगर पूछ लिया जाए कहीं तो किसने, जहांगीर ने। याद करने का तरीका, जंजीर में जय है और जहांगीर में भी जय है, जहांगीर जंजीर, थोड़ा लग रहा ना मिलता जुलता। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर शुरू करी थी। ये देखिए आप न्याय की जंजीर इस प्रकार की, सोने की लगी है, इसमें बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है, यहाँ पर आके इसे बजाओ। फिर ये देखिए ये है जहांगीर बादशाह जो है वो, इसको कहते हैं झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन। ये झरोखा दर्शन, झरोखा में से दर्शन देता था और यहाँ पर आके आप अपनी शिकायत जो है अकबर को बता सकते हैं। देखिए हाथ जोड़ के खड़े हैं यहाँ पर अपनी शिकायतें बताने के लिए बादशाह को, ठीक है। तो इस प्रकार से न्याय की जंजीर शुरुआत करी थी किसने, जहांगीर ने, ठीक। अब जो है शहजादा खुसरो जो है वो कर देता विद्रोह। देखिए जब सलीम शहजादा था तो ये भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब इसका बेटा होता खुसरो, तो वो भी खुसरो जो है वो भी विद्रोह फिर कर देता है। इसका सबसे बड़ा पुत्र जो है खुसरो, किसका, जहांगीर का बेटा होता खुसरो, सबसे बड़ा बेटा होता खुसरो, वो विद्रोह कर देता है। और ये खुसरो किसका बेटा होता है, अभी हमने देखा कि जो मानबाई थी, मानबाई जो थी ना भगवंत दास जो है उसकी बेटी, तो उसका ये बेटा होता है। और खुसरो विद्रोह कर देता है किसके किसके कहने में आके, मामा जो मान सिंह होता है और इसका ससुर होता है अजीत कोका। ये इसको सलाह देते हैं कि एक बार एक काम कर खुसरो, तू तो विद्रोह कर दे और तू अपने आप को सम्राट घोषित कर दे, हम तेरा साथ देंगे। क्योंकि मान सिंह जो है इसका भी दरबार में बड़ा रुतबा हुआ करता था और दरबारी में भी इसका रुतबा हुआ करता था। फिर अजीत कोका था, इसका भी हुआ करता था। तो इनको लग रहा था कि हमारे कहने से सब कुछ ये हो जाएगा, ये सुल्तान बन जाएगा। क्योंकि मामा है, अपना भांजा बनाने का देखिए लालच होता ही है। मैं भी चाहूँगा कि मेरा भांजा है वो राजा बने कहीं का, पर अब वो है वही लालू यादव वाली बात, कौन नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नहीं बने। हमारे मन में भी है प्रधानमंत्री बनने की, मगर हम वो बनने कौन देगा गरीब आदमी को, वही वाली बात है, ठीक है। तो हुसैन बेग और लाहौर का जो दीवान होता है अब्दुल रहीम, ये भी इनके साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब शहजादा खुसरो जो था वो जाता है तरन तारण में और सिखों के 5वें गुरु वहाँ पर होते हैं गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव से शहजादा खुसरो आशीर्वाद लेता है और ये आशीर्वाद प्राप्त भी ये देते भी है गुरु अर्जन देव, और अर्जन देव सहायता भी इसे देते हैं कि बेटा जा, तू तो सम्राट बन जा, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब देखो जहांगीर की सेनाएं जो है वो जालंधर के पास में भैरोवाल एक जगह है, वहाँ पर विद्रोहियों को जो है जहांगीर की सेना ने पराजित कर दिया। जहांगीर सम्राट है, इसकी सेना बड़ी है, शाही सेना है इसके साथ में, तो वो उसको पराजित कर दी जाती है और खुसरो को पकड़ लिया जाता है। खुसरो को पकड़ लिया और उससे बंदी बना लिया गया। उसको बंदी बनाने के बाद में नंबर किसका आएगा, अर्जुन देव का। अर्जुन देव का नाम नंबर क्यों आएगा, देखिए अब जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है वो तो अब क्या करते हैं कि एक पक्ष देख लेते हैं हर आदमी की। सिखों के साथ इन्होंने अत्याचार किया, वो पहले क्या अर्जुन देव जी को जाके परेशान किया था भाई, देशद्रोह में, उनके हिसाब से तो देशद्रोह था। देशद्रोह में अगर कोई साथ दे रहा है अपने, तो अभी भी तो यूएपीए लगा देते हैं, तो यूएपीए ही लगा था अर्जुन देव जी भी उस टाइम। अब उस टाइम में अर्जुन देव जी को यूएपीए लगा तो उसकी सज़ा मौत थी, तो मौत की सज़ा इनको दे दी गई, भाई तूने देशद्रोह में जो है साथ दिया है शहजादा खुसरो का, ठीक है। अब शहजादा खुसरो को बंदी बनाकर लाया गया, भी चल बेटा है कोई नहीं, क्योंकि सलीम ने भी करा था ये। अब जो है ऐसा पता लगता है कि ये कोई षड्यंत्र रच रहा है फिर से लोगों के साथ मिलके, दरबारियों के साथ मिलके, तो इसको अंधा करवा दिया जाता है। और अंधा करवाने के बाद में शहजादा जो खुर्रम है, जो आगे जाके शाहजहां के नाम से राजा बनता है, शहजादा खुर्रम को ये सौंप दिया जाता है कि ले भाई तेरा भाई है, इसको तू पकड़, तेरी जिम्मेदारी है इसकी। अंधा तो इसे करवा दिया, खाना पीना तू देता रही हो। अब कौन घीसता रहेगा यार इतना। तो शहजादा खुर्रम क्या करता है, दक्षिण अभियान में ये जब जाता है 1621 में, तो वहीं खुसरो को मार देता है कि चल खाम खत्म करो इसका। वैसे भी अंधा ही हो गया तो क्या ही काम था इसका जीने का। तो इस प्रकार से शहजादा खुसरो का विद्रोह दबता है शहजादा खुसरो की मौत के साथ। पानी पी लो एक बार। हाँ जी चलें आगे। तो शहजादा खुसरो को निपटा दिया। ये देखिए है 5वें गुरु अर्जन देव जी, इनका जो है इनको गुरु के रूप में मान्यता प्रदान, यहाँ पर 5वें गुरु के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नूरजहां के बारे में। ये नूरजहां एक है कैरेक्टर, इसके बारे में मान लो अगर पूछ ले कहीं पे कि नूरजहां का संबंध कहाँ से है, कौन है, तो एक कहानी के तौर पे आप समझ लीजिए। जहांगीर का जो काल है वहाँ पर नूरजहां का जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तो जहांगीर का इतिहास समाप्त नहीं हो सकता। ये देखिए तेहरान का रहने वाला एक आदमी था गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, उसकी बेटी हुआ करती थी। तेहरान कहाँ पड़ता, तो ईरान जो है ना, ईरान आज का ईरान, उस टाइम का फारस, तो ईरान की राजधानी आज भी तेहरान है ना। तो तेहरान
का ये निवासी हुआ करता था मिर्जा गयास बेग, और उसकी बेटी हुआ करती थी नूरजहां। और फिर गयास बेग जो है वो आता है भारत में, कौन उसे लेके आता है, मलिक मसूद नाम जो का एक व्यापारी होता है वो उसको भारत लेके आता है। और मलिक मसूद जो है वही गयास बेग का परिचय करवाता है अकबर के साथ में, और उसके बाद में अकबर को ये पसंद आता है इसका कैरेक्टर, तो काबुल जो है उसका दीवान बना दिया जाता है इसको, किसको, मिर्जा गयास बेग को काबुल का दीवान बना दिया जाता है। और उसकी बेटी जो मेहरुन्निसा, ये मेहरुन्निसा ही आगे चल के नूरजहां के नाम से जानी जाती है। मेहरुन्निसा जो है उसका 17 वर्ष की आयु में फारस का एक व्यक्ति होता है अली कुली बेग के साथ विवाह कर दिया जाता है, और विवाह करने के बाद में इसे बंगाल की जागीर और तथा शेर अफगान की उपाधि भी इसे दे दी जाती है, किसको, अली कुली बेग को शादी करा दी जाती है मेहरुन्निसा के साथ में, और इसको बंगाल की जागीर भी दे दी जाती है। परंतु ये जो है वहाँ पर जाके छेड़खानी करता है, छोटे बच्चे करते नहीं, मेरे से छेड़खानी कर रहा है वैसे, तो ये छेड़खानी वहाँ पर जाके करता है। ये बात मानता नहीं है बादशाह की, ठीक है, बादशाह को पता लग जाए कि ये जो है मेरा आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, कुछ ना कुछ ये कांड वहाँ पर कर रहा है, ये विद्रोही हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन नया राज्यपाल वहाँ पर भेजा जाता है, शेर खान के विरुद्ध भेजा जाता है, और ये आदमी मारा जाता है। कौन, ये जो अली कुली बेग, जिसको शेर अफगान का जो है उपाधि दी गई थी, अली कुली बेग जो है मारा गया। इस प्रकार से क्या हो गई कि मेहरुन्निसा जो है वो अब विधवा हो गई, ठीक है। अब मेहरुन्निसा जो विधवा हो गई उसको ले आया गया आगरा में, और हरम जो था उसमें इसको संरक्षण दे दिया गया। देखिए हरम का मतलब आदमी गलत लगा लेता है हर बार, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुन लिया कि अकबर के हरम में इतनी औरतें थी, ये है हरम का मतलब, हर बार गलत लगा लिया जाता है कि हरम मतलब उसमें लोगों का मतलब औरतों का शोषण ही हुआ करता था। हरम मतलब ऐसा था कि जहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज़ होती थी उनका निवास वहाँ पर रहता था। देखिए वो इसलिए भी कि देखिए जैसे बैरम खां है, तो बैरम खां की पत्नी जो थी, बैरम खां की मृत्यु के बाद उससे अकबर शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो उसके हरम की एक हिस्सा हो जाती है। अगर मान लो बैरम खां उसके बाप के बराबर है, ठीक है, बहुत उसने मुगलिया सल्तनत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर अकबर उससे शादी नहीं करता तो उस काल में क्या होता था, विधवाओं के साथ दास्य के जैसा व्यवहार किया जाता है। अब अकबर ने क्या किया, उससे विवाह कर लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो है प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ गई, और उस दरबार में या वहाँ पर हरम में थोड़ा ठीक से उसका ट्रीटमेंट होने लगा, है ना। इसी प्रकार से जो है इनको हरम में संरक्षण दे दिया जाता था, और उसकी वजह से क्या होता था, इनके सम्मान की रक्षा हो जाया करती थी। उस काल में ऐसा ही चला करता था, तो उसको आपके अभी के जैसे तो बता नहीं सकते चीज़ों में, है ना। फिर जहांगीर जो है उससे विवाह कर लेता है ताकि जो है उसके सम्मान की रक्षा हो पाए, और उसे नूर महल की उपाधि दे दी जाती है, और यही नूर महल जो है बाद में नूरजहां जो है इसके नाम से जानी जाती है। नूरजहां मतलब संसार का प्रकाश के नाम से जानी जाती है नूरजहां, ठीक है। ये है देखो नूरजहां कितनी सुंदर है। अब चलते हैं आगे। अब आ जाता है मेवाड़ का युद्ध, वही मेवाड़, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप वाला मेवाड़। तो राणा प्रताप जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में, युद्ध में उनको घाव लग जाता है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राणा प्रताप के बाद में वहाँ का मेवाड़ का शासक बनता है अमर सिंह, है ना। तो अमर सिंह के काल में क्या होता है, 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज को भेजता है अमर सिंह जहांगीर मेवाड़ के विरुद्ध सेना लेकर, और आसफ खां और जफर बेग वो भी जाते हैं शहजादे के साथ में, और राणा अमर सिंह और मुगल सेना के बीच में संघर्ष भी होता है मेवाड़ के दर्रे में, किंतु इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकल पाता, कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से जीतता इसमें नहीं है। फिर 1608 में भेजा जाता है महावत खां को और अब्दुल्ला खां को, किंतु उसमें भी कोई कार्य, ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता है। अब भेजा जाता है किसको, शहजादा खुर्रम को। 1614 ईस्वी में भेजा जाता है शहजादा खुर्रम को। खुर्रम मतलब वही आगे जाके शाहजहां जो बनेगा वो। इसको अमर सिंह के विरुद्ध भेजा जाता है। घोर युद्ध होता है, बहुत खतरनाक युद्ध होता है। उसके बाद राजपूत लोगों को संधि कर लेनी पड़ जाती है, किसके साथ, मेवाड़ के साथ। और ये देखिए पहली बार है जब मेवाड़ की संधि होती है मुगल सल्तनत के साथ, पहली बार। देखिए राणा प्रताप के टाइम पे मैंने आपको बताया 4 लोगों को भेजा, है ना, जलाल का कोरची, फिर जाता है मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल, 4 लोगों को भेजा गया, साफ मना कर दिया हम तो संधि नहीं करेंगे। अमर सिंह अपने पूरे जीवन काल इन्होंने कोई संधि नहीं करी, परंतु जब अमर सिंह थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो इनके बेटे होते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो उस टाइम पे युवराज रहता है। तो 1614 में जब ये हार जाते हैं इनके से, और थोड़ा घोर जो है वो युद्ध होता है, तो उस टाइम पे जो है कर्ण सिंह जो युवराज रहता है वो भी संधि के पक्ष में होता है,
और युवराज के जो मामा वगैरह होते हैं, मान सिंह वगैरह और लोग होते हैं, वो लोग जो है इसके पक्ष में रहते हैं कि युद्ध जो संधि कर लिया जाए। और बहुत सारे जो सामंत लोग थे वो भी संधि के पक्ष में रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत हो गया मार काटिए, थोड़े शांति राज्य में आए, इसलिए मजबूर होकर अमर सिंह को संधि कर लेनी पड़ती है मुगलों के साथ। इसमें देखें अमर सिंह जब से ये संधि होती है उसके बाद में अमर सिंह तो महल छोड़ के, और नौचौकी एक जगह है उदयपुर में, नौचौकी एक नाम की जगह है, नौचौकी में जाके ये तो रहने लगते हैं कि मैं क्या ही ऊपर जाके अपने पिता को मुंह दिखाऊंगा, इतने बहादुर पिता का जिसने कभी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया। तो इस प्रकार से जो है अमर सिंह के काल में राजा अमर सिंह होता है, मगर नाम मात्र का राजा। फिर जब से ये राजकाज छोड़ ही देते हैं, बहुत दुख होता है इनको, तो कर्ण सिंह जो है इनकी वजह से जो है कर ली जाती है मुगलों के साथ संधि, और ये जाके नौचौकी में फिर रहने लगते हैं। पर देखिए मुगलों के साथ संधि इन्होंने, मेवाड़ वालों ने कर ली, परंतु इनकी संधि में शर्तें जो है वो बहुत सारी अलग हुआ करती थी अन्य राजाओं से। जैसे एक तो जितने भी जो मेवाड़ के जो क्षेत्र जीते गए थे वो सब इनको वापस लौटा दिए गए। दूसरी बात, एक इनमें लिख दिया कि जो चित्तौड़ का किला है वो इनको वापस तो दे दिया जाएगा, चित्तौड़ का किला जो है वापस तो दे दिया जाएगा, पर उसकी मरम्मत जो है इसकी नहीं करवा पाएंगे आप, है ना, वो जैसा टूटा हुआ वैसा ही रहेगा। इस शर्त पर चित्तौड़ का किला भी इनको वापस दे दिया गया मुगल साम्राज्य द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने संधि में एक चीज़ लिखवा दी कि देखिए हम संधि तो आपके साथ कर रहे हैं, परंतु देखिए हम आपके साथ कोई वैवाहिक संबंध जो है ना, वैवाहिक संबंध जो है वो नहीं बनाएंगे। ये राजपूतों ने इसमें सीधे सीधे लिख दी कि वैवाहिक संबंध जो है हम मुगल सल्तनत के साथ नहीं बनाएंगे, ये हमारे जो है अपने मान सम्मान की बात है नहीं बनाएंगे। उसके बाद में देखिए शहजादा खुर्रम और ये जो कर्ण सिंह होता है ये अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं, साथ साथ में शिकार पे भी जाते हैं, ये लोग बहुत अच्छे गहरे मित्र भी बन जाते हैं ना। तो ये है अमर सिंह के काल में संधि कर ली जाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। देखिए कि मरम्मत नहीं कराई जाएगी, और दरबार में जो है अमर सिंह कभी नहीं जाएंगे, यानी कि अमर सिंह ने ये कह दिया कि भैया तुम्हें जो कहना करो, मगर मेरे पिता जो है इनके दरबार में कभी नहीं गए हाजिरी लगाने, और मैं भी आज जाऊँ ना कल जाऊँ दरबार में हाजिरी लगाने, मेरे तो शर्म आती है, मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं अपने पिता को क्या ही मुँह दिखाऊंगा। तो इनके साथ एक अलग से इनको छूट दी जाती है कि भैया राणा जो है ना अमर सिंह वो दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, इनको एक छूट दी जाती है। उसकी जगह पर जो है कर्ण सिंह जो दरबार में आ जाएंगे, और कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार भी बना दिया, मनसबदार जो है वो भी बना दिया जाता है। मनसबदार कौन होते थे? ये एक पद हुआ करता था, इसमें जात और सवार, एक होता था जात और एक होता था सवार। मनसबदार में 2 हुआ करते थे। तो जात क्या होता था? उसका व्यक्तिगत पद जो होता था वो जात, और सवार मतलब उसे कितने घुड़सवार रखने पड़ते थे, इस प्रकार से उसका पद ये हुआ करता था। जैसे आज होता है कि सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उस प्रकार से ये पद हुआ करता था उस काल में, है ना। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो मेवाड़ के साथ संधि हुई उसमें हमने देख लिया। और इसके बाद में जो है जहांगीर ने क्या करता है, अजमेर से ही मूर्तिकार बुलवाता है, और अमर सिंह और कर्ण सिंह जो है उनकी बढ़िया आदमकद मूर्तियां बनवाता है, और जो आगरा का जो शाही बाग होता है उसके ठीक झरोके के नीचे स्थापित करवाता है कि देखिए ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मित्र अब बन गए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि इनके लिए हुआ करती थी, है ना, क्योंकि मेवाड़ सब बहुत रेजिस्टेंस दिखा रही थी इनके सामने झुकने में। तो ऐसे दुश्मन को जीतना जो बड़े मुश्किल से काबू में आए, तो ये इनके लिए उपलब्धि थी। परंतु बाद में जो है औरंगजेब के काल में इनकी ये मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ फोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेवाड़ के साथ युद्ध हो गया अमर सिंह के काल में। ठीक है, ये हमने देख लिया, संधि में भी देख लिया। यहाँ पर है ये अमर सिंह और ये है शहजादा खुर्रम या शाहजहां, है ना। तो इनके बीच में संधि ये हो गई थी। अब आ जाता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर भी विजय प्राप्त किया जाता है। अकबर के काल में क्या होता है, किश्तवाड़ पर अधिकार करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं। और कश्मीर का राज्यपाल होता है दिलावर खां। वो 1620 में किश्तवाड़ के राजा को जहांगीर के सामने पेश कर दिया जाता है कि लो भाई साहब, हम पकड़ के इसको ले आए। राज्यपाल के अत्याचारों से तंग आकर जनता ने उस टाइम पे क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी सेना भेजी गई, और सेना ने 1622 ईस्वी में जाकर किश्तवाड़ में शांति स्थापित कर दी। तो ये किश्तवाड़ की विजय होगी। अब देखिए अहमदनगर कहाँ पड़ता है? आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाए थे दक्षिण भारत के, ये दक्कन के जो है 5 राज्य, और 5 राज्य किससे बने थे? बहमनी साम्राज्य से वो 5 राज्य बने थे। 5 राज्य एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। ये बहमनी साम्राज्य के जो अवशेष राज्य अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और
गोलकुंडा। अहमदनगर जो था उसमें किसका शासन था? निजाम शाही वंश का। बरार में इमाद शाही वंश का। बीजापुर में आदिल शाही वंश का। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का। और बीदर में बरीद शाही वंश का शासन हुआ करता था। तो अहमदनगर जो है उसके साथ युद्ध किया जाता है। अहमदनगर के युद्ध में आपको मैं एक उस टाइम पे भी एक इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है उसका नाम मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त भी, जब मैं आपको अहमदनगर पढ़ाया था, मलिक अंबर के बारे में। मलिक अंबर वहाँ का प्रधानमंत्री हुआ करता था। और ये देखिए दास हुआ करता था, अबीसिनिया से आया हुआ, इथियोपिया से आया हुआ, और बाद में जाके देखिए प्रधानमंत्री बन जाता है हुमायूं शाह के काल में। हुमायूं शाह के काल में सॉरी वो तो महमूद गवां था। तो महमूद गवां और मलिक अंबर, उस टाइम पे मैंने आपको इनके कैरेक्टर के बारे में बताया था। तो मलिक अंबर जो है अबीसिनिया का एक वो होता है दास। फिर यहाँ आके देखिए एक बड़ी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेता है। और यही जो है वो मुगल ये जो मराठे होते हैं उनको छापामार युद्ध कौन सिखाता है? यही मलिक अंबर सिखाता है। और मलिक अंबर जो है मराठों के साथ मिलकर इनको बहुत परेशान करता है। और इधर जब शहजादा खुसरो विद्रोह कर देता है और उसकी वजह से उस टाइम पे जो रहीमदास जी है, अब्दुल रहीम खाना वहाँ पर सेना लेकर वो पहुँचे होते हैं इन पर आक्रमण करने के लिए। तो उनके सेना पर ही आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि इधर ध्यान किधर बढ़ जाता है? शहजादा के विद्रोह में बढ़ जाता है, खुसरो के विद्रोह की तरफ ध्यान बढ़ जाता है सल्तनत का। इसकी वजह से क्या होता है? अहमदनगर फिर से वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यही जो है शहजादा खुर्रम को मलिक के साथ लास्ट में संधि करनी पड़ जाती है। और खुर्रम जो है को सम्राट ने शाहजहाँ की उपाधि फिर दे दी। देखिए कोई परिणाम निकला नहीं था, ये हार इनसे रहा नहीं था अहमदनगर वाला ये मलिक अंबर। इसके वजह से इनको जितनी थोड़ी बहुत भी कोई जीत मिली ना, उसमें ही संधि में ही इतने खुश हो गए ये तो सबके सब कि बस क्या ही बताएं आपको, बात मज़ा ही आ गया इनको। तो खुर्रम को सम्राट जो था उसने शाहजहाँ की उपाधि दे दी, 30,000 जात और 20,000 सवारों का मनसब उसे दे दिया, और बहुत खुशियाँ मनाएंगी, केक काटा गया, पार्टी करी गई, है ना। जबकि वास्तविकता में कोई परिणाम हुआ ही नहीं, इन्होंने फालतू की खुशियाँ मना ली कि चलो कोई नहीं, जितनी जीत हासिल हुई उतनी ही ठीक है। फिर इस प्रकार से 1629 ईस्वी तक, जब तक मलिक अंबर जीवित रहा, तब तक देखिए ये पूर्ण रूप से इनके अंडर में, मुगलों के अंडर में आ ही नहीं पाया था अहमदनगर। ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं कंधार का मामला। अब ये थोड़ा सा कंधार वाला मामला है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। यहाँ ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पर कंधार को अकबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। पानी पी लो एक बार। तो 1605 ईस्वी में जब शहजादा खुसरो विद्रोह करता है ना, तो फारस का राजा होता है शाह अब्बास। वो क्या करता है? खुरासान का सरदार होता है, उसको कंधार पर आक्रमण करने के लिए वो उकसा देता है कि तू एक काम कर, अब कंधार पर आक्रमण कर दे, क्योंकि शहजादा खुसरो तो इस वक्त उस विद्रोह कर रखा है, तो इसका जो अपना बादशाह है उसका ध्यान बटा हुआ है, इसकी वजह से तू अब कर दे, फ़ायदा है। और उसका आक्रमण फिर असफल हो गया। अब क्या पता था? अब शाह अब्बास की इस घटना का पता लग गया जहांगीर को। अब जहांगीर को पता लग गया तो जहांगीर ने फ़ोन करा शाह अब्बास को कि अब्बास भाई ये तो बात ठीक नहीं है, मेरा ध्यान इधर था, मेरे घर में थोड़ी फूट पड़ी है, तो तू मज़े ले रहा है इस बात का, और तूने उधर हमला करवाया। अब शाह अब्बास सीधे से नकार जाता, भाई झूठ बोल रहा है, विद्या माता की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं भाई हैं यार, मैंने आज तक करवाया तेरे पे कोई आक्रमण वगैरह, ऐसा सीधा साफ मगर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शाह अब्बास क्या करता है भाई, ताकि अब इसको थोड़ा वापस से विश्वास मेरे पे हो जाए, इसलिए भाई है तू मेरा, कभी इसके लिए भेंट भेजता है, कभी कोई क्या भेजता है, कभी गुलाब का फूल भेजता है, कभी कुछ सोना वोना भेजता है, फिर बढ़िया सी ड्रेस भेजता है, कभी क्या भेजता है, तो अच्छी से कभी दारू भेजता है, और इसको खुशामदी पत्र आगरा में भेजता है, मुगल दरबार में है कि भाई तू बहुत बढ़िया आदमी है जहांगीर, हम दोनों दोस्त हैं और ये चलेंगे साथ साथ में, करेंगे, घूमने चलेंगे, ये सब बढ़िया खुशामदी वाले पत्र इसको भेजता है। ठीक है, ताकि इसको विश्वास हो पाए। पहले तो मना ही कर देते ना सीधा। अब देखिए क्या होता है, शहजादा तो खुर्रम था, यानी कि जो जाके शाहजहाँ बनता है, उसको सेना का नेतृत्व करने के लिए बोला, क्योंकि ये शाह अब्बास बाद में पहले मीठी मीठी बातें कर रहा था, और 1621 आते आते ये कंधार पर चढ़ाई कर देता है मौका पाके। एक इनकी नीति ही यही हुआ करती थी, वहाँ का जो क्षेत्र था वहाँ पर नीति ही इस प्रकार से हुआ करती थी युद्ध लड़ने की। अब ये खुर्रम को बोलता कि बेटा तू जा और उसको हरा के आ, परंतु उस काल में क्या हो रहा था, नूर जहाँ का प्रभाव है वो दरबार में चल रहा था, उसकी वजह से ये मना कर देता कि बापू मैं नहीं जा रहा विद्रोह कि ये इसका नेतृत्व करने सेना का उधर। ठीक है, इसलिए जो शाह अब्बास उसने मात्र 45 दिन में कंधार को वो
जीत लेता है, ठीक है। और जहांगीर ने शाहजादा परवेज जो है उसको कंधार पर आक्रमण करने की आज्ञा भी दी थी कि तू जा बेटा, तू करो, ये तो नहीं जा रहा बड़ा वाला, तो तू जा। पर आसफ खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके कहने पर इसको रोक लिया जाता है और इस प्रकार से कंधार का किला जो इनके हाथों से निकल जाता है ना। तो ये देखिए खुर्रम के फूट की वजह से, तो देखिए घर में अगर फूट है तो पड़ोसी तो फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो मुंह पे आपको कह दे कि भाई विद्या माता की कसम खिलवा ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, परंतु फिर भी वो तो आपकी फूट का फ़ायदा उठाएंगे। इसी फूट की वजह से देखिए एक कंधार जो है इनके हाथों से चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब विद्रोह करने की तो मुगल साम्राज्य में एक पुरानी ऐसा समझो कि रीति रही है कि बिना विद्रोह करे तो इनमें कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो शाहजहाँ भी अब विद्रोह कर देता है, जहांगीर के काल में शाहजहाँ विद्रोह कर देता है। और जब इसको भेजा गया कि शाह अब्बास के विरुद्ध तू जा वहाँ कंधार जीतने के लिए, तो कंधार तो जाता नहीं कि मैं नहीं जा रहा। बचपन में नहीं छोटे बच्चे कर देते हैं कि जब बेटा ये वाला काम कर दे, तो उसके बजाय दूसरी तरफ उसके दुगनी दूर भाग जाएंगे और वो वाला काम नहीं करेंगे। तो ये भी यही करता है, ये वहाँ नहीं जाता और विद्रोह कर देता है उसकी जगह पर, ठीक है। तो जो जहांगीर होता है यानी कि जो सम्राट होता है और शाहजहाँ के बीच में बलोचपुर नाम की जगह होती है, वहाँ पर युद्ध होता है। और युद्ध होएगा तो जीतेगा कौन? शाहजहाँ जीतेगा भाई, क्योंकि शाही सेना उसके साथ है। तो शाहजहाँ पराजित हो जाता है और दक्षिण की ओर भाग जाता है, ठीक है। फिर वो बंगाल पहुंच जाता है और बंगाल में जो है वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी उसके साथ सहानुभूति हुआ करती थी बंगाल और बिहार में, इसलिए वो वहाँ पर अच्छा खासा अपना शासन स्थापित कर लेता है। परंतु शाहजादा जो परवेज जो था इसका भाई और महावत खां, ये वहाँ से इसको पराजित वापस से कर देते हैं और इसकी वजह से फिर से दक्षिण में भाग जाते हैं, ठीक है। 1625 में शाहजहाँ और जहांगीर जो है उनमें समझौता हो जाता है, बापू से माफ़ी मांग लेता है और बापू माफ़ कर देता है, ठीक। फिर शाहजहाँ जो है वो कहता है भाई रोहतास जो मैंने जीता था, आसिरगढ़ है वो आप ले लो, कोई नहीं बापू, ठीक है। और औरंगजेब और दारा शिकोह इसके बेटे हुआ करते थे शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और बताएंगे इसके बारे में। तो शाहजहाँ के बेटे हुआ करते थे औरंगजेब और दारा शिकोह, उनको जमानत के रूप में दरबार में भेज देता है कि भाई देख लो, अगर मैं आज से काली गाय हूँ आपकी बापू, आज के बाद गलती कर दूँ तो मैं अपने 2 टाबर आपके भेज रहा हूँ दरबार में, मेरे से कोई गलती हो तो ये बस आप जानो आपके जूती और मेरा सर, ये वाला आप देखियो, 2 बच्चे मेरे आपके दरबार में छोड़ रहा हूँ, इनके साथ आप कुछ भी कर लियो जमानत के रूप में, ठीक है। फिर हो जाती है जहांगीर की मृत्यु, क्योंकि ये बेचारा गम इसको हो जाता है, बेटा कहना मान नहीं रहा है, सल्तनत है जो अपनी देश है उसके एक एक टुकड़े बार बार जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले रहे हैं, वहाँ कंधार जो है उस पर अधिकार कर लिया फारस के राजा ने। इस प्रकार से ये शराब पीने लगता है और शराब पिएगा तो क्या होगा, लीवर इसका खराब हो जाता है। और फिर ये अपना सुधारने के लिए इसको कहते हैं कि तू कश्मीर जा। तो कश्मीर और काबुल में ये रहकर भी अपनी तबीयत को सुधारने की कोशिश करता है, परंतु वहाँ भी इसकी तबीयत नहीं सुधरती है और वहाँ पर इसको ठंड ज़्यादा लग जाती है। और जब कश्मीर से काबुल जा रहा होता है तो कोट वोट लेके जाते नहीं है ठीक से, उसकी वजह से ठंड इसको ज़्यादा लग जाती है और ये लाहौर की तरफ वापस आने लगता है। और भाई चलो भाई मेरे तो वापस गर्म जगह में लेके चलो, और बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बीमार तो आदमी ये था ही, है ना, दारू वारू ज़्यादा पीता था, लीवर ख़राब हो गया इसका, ठीक है। तो भीमबार नाम की जगह थी 1627 में, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लाहौर ले जाके शाहदरा जो है ना, जैसे दिल्ली में भी शाहदरा नाम की एक जगह है, परंतु वो ये वाला शाहदरा में नहीं, लाहौर वाला शाहदरा है, वहाँ पर ये मर गया था, वहीं पर इसको वहाँ पर दफना दिया जाता है शाहदरा में इस जहांगीर को, ठीक है। अब जहांगीर के दरबार में देखिए, ये आपको याद रखने वाली बात है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इस प्रकार के जो यूरोपीय यात्री आए थे वो कौन से बादशाह के काल में आए थे? तो वो आए थे किसके काल में? जहांगीर के काल में ये लोग आए थे। विलियम फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री इसके दरबार में आए थे। बल्कि ये तो डॉक्टर भी इसके लिए भेजते हैं इलाज करने के लिए। और जहांगीर के बेटे हुआ करते हैं 5। एक है खुसरो, जिसको अंधा करवा दिया जाता है, फिर मरवा दिया जाता है, खुर्रम मार देता है इसे। एक परवेज, एक शहरयार और एक होता है जहांदर, है ना। फिर राजा इसके बाद कौन बनेगा? जहांगीर के बाद में खुर्रम किसके नाम से? शाहजहाँ के नाम से ये राजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया जहांगीर के बारे में। तो अकबर का बेटा जहांगीर जो है वो भी विद्रोह तो देखिए करना इनकी एक रीति हुआ करती थी। तो उसके बाद से जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर के काल में आपको याद रखने वाली बात यह है, एक तो मेवाड़ के साथ संधि जहांगीर के काल में हो जाती है, वहाँ के राणा अमर सिंह होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर और देखा जाए तो विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, है ना, ये किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में ही आए थे। और जहांगीर के बाद में राजा कौन बनता है?
शहजादा खुर्रम, और खुर्रम किसके नाम से, शाहजहाँ के नाम से राजा बनता है। तो शाहजहाँ के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर करते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई आपको सलाह देनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।